उत्तराखंड का अंसारी ओबीसी है। बिजनौर का अंसारी उत्तराखंड में आकर के ओबीसी नहीं है, अंसारी लिख देने से। बिल्कुल। उत्तराखंड का यादव ओबीसी हो सकता है, लेकिन आजमगढ़ का यादव जो उत्तराखंड में रह रहा है, वो यहाँ कारोबार कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ का ओबीसी नहीं हो सकता। हिमाचल का ओबीसी जो वहां ओबीसी है, बिल्कुल। उसी जाति का उत्तराखंड में ओबीसी आवश्यक नहीं है कि वो वहां, और जाति चाहे वही भी हो, लेकिन यदि हिमाचल का है तो यहाँ का ओबीसी वो नहीं हो सकता। इसको ऐसे समझिए कि हमारे यहाँ एक बंजारा जाति होती है, मेरे यहाँ भी है, वो हिमाचल में शेड्यूल कास्ट है, उत्तराखंड में ओबीसी है। उत्तराखंड का बंजारा वहां जाकर के ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं ले सकता है, चाहे वहां रह रहा है। वहां का बंजारा यहाँ रह करके एससी का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। हमारे यहाँ भगत सिंह राठौर जी थे, उन्होंने प्रयास किया कि हिमाचल में मुझे एससी का सर्टिफिकेट मिल जाए, नहीं मिला, लेकिन अब ये घालमेल हो रहे हैं। और उसका इमीडिएट मेरी उस डिबेट के कुछ दिनों बाद ही परिणाम क्या निकला। पहले लोगों ने मेरी इस डिबेट को यह मतलब लगाया कि मैं कोई पहाड़ मैदान का कोई डिवाइड कर रहा हूं, जबकि ये तो लेकिन मैं तो कानून पे बात करने वाला आदमी हूँ, ये बिल्कुल अलग इशू है। क्लैरिटी के साथ बात करने वाला हूँ। हाँ, बिल्कुल। जब बेसिक टीचर्स की भर्ती हुई, उस समय इशू आया। नहीं, जब बेसिक टीचर्स की भर्ती, उसमें क्या हुआ, उस बेसिक टीचर्स के भर्ती में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जिन्होंने डीएलएड तो किया उत्तर प्रदेश के सर्टिफिकेट पर, ओबीसी के सर्टिफिकेट पर, बिल्कुल। और बेसिक टीचर की भर्ती में आ गए उत्तराखंड के ओबीसी के सर्टिफिकेट पर, वही एक ही व्यक्ति। और हरिद्वार जिले के सबसे ज्यादा घटना है। प्रकरण है। तो जो लोग ये कह रहे थे, बाद में इस घटना के बाद सबसे ज्यादा हरिद्वार के लोग मुझे कहने लगे कि भाई साहब, हमारे यहाँ के बच्चों पर तो, हरिद्वार के बच्चों पर तो हक मारा जा रहा है, उत्तर प्रदेश से पड़ोस से आकर के उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा लिया। हाँ, नहीं, इसमें तो आपने तो साफ वहां एमएलए मुझसे अप्रोच कर बात करने लग गए, जिनको शायद जब मैंने डिबेट की थी तो उन्होंने, उनको ऐसा लगा था हमारे खिलाफ ये बात कर रहे। फिर मैंने उधम सिंह नगर का एक उदाहरण दिया, वहां एक नमो शूद्र बंगाली समुदाय, हाँ, आपने कहा था, बिल्कुल। नमो शूद्र बंगाली समुदाय जी। स्पष्टता है उसमें बहुत सा। हाँ। वो पहले उनके सर्टिफिकेट में लिखा जाता था रिपेट्रिएट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। 71 के कन्फ्लिक्ट के दौरान जो वो हुआ, वो यहाँ पर आज पार्ट है। उत्तर प्रदेश के जमाने में भारत सरकार को भेजा गया कि इनको शेड्यूल कास्ट यहाँ पे घोषित किया जाए। तर्क ये दिया गया कि चूंकि नमो शूद्र जाति पश्चिमी बंगाल में शेड्यूल कास्ट है, जी। एंट्री नंबर 21 है इस पर शेड्यूल कास्ट। द मैटर वेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरजीआई के जो रजिस्टर जनरल ऑफ सेंसस है एंड रजिस्ट्रेशन, आरजीआई ने इस प्रकरण को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कास्ट इज ए स्टेट स्पेसिफिक। मेरे सब भी शायद विधानसभा में यही होंगे, कास्ट इज स्टेट स्पेसिफिक। केवल जाति एक जैसे हो जाने से, एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाने से वो वहां उस आरक्षण का लाभ या उस एससी एसटी या ओबीसी होने का क्लेम नहीं कर सकता। इस क्लैरिटी के साथ, इतना ही नहीं, एक जजमेंट में वो सुप्रीम कोर्ट भी गया, भारत सरकार भी उसमें इन्वॉल्व हुई। उसमें ये कहा गया कि जैसे शेड्यूल कास्ट के बारे में मैं कह रहा हूं जी, मैं हर चीज के बारे में स्पेसिफिक बता रहा हूं। शेड्यूल कास्ट का मामला जब गया तो उसमें ये तर्क गया कि जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, मीनिंग देयर बाई, क्योंकि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के मामले में माना गया है कि उसके बैकग्राउंड में, आज नहीं, सौभाग्य से आज है भी नहीं,
लेकिन दुर्भाग्य से यदि 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले भी यदि अनटचेबिलिटी रही, अस्पृश्यता रहा, तो वो शेड्यूल कास्ट घोषित करने के लिए सबसे मजबूत आधार है। और उसमें ये कहा गया, कोर्ट ने भी कहा, भारत सरकार ने कहा कि जब आप एक परिवेश से माइग्रेट होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो आपके जो अनटचेबिलिटी के वो जो साइन होते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। क्योंकि जो आप कटे हुए प्रवेश में जाते हैं, वहां कोई आपको अनटचेबल नहीं मानता। वहां मानते हैं जहां अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। हाँ, बाहर जाकर के कोई किसी को नहीं पूछता। बिल्कुल। तो ये तमाम सारी बेसिक्स है क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी बहुत क्लैरिटी नहीं होती। और विधानसभा में इस डिबेट को रेज करने के बाद या मेरे इस हस्तक्षेप के बाद, पॉइंट आउट जो आपने मेरे उस इंटरवेंशन के बाद, बहुत सारे हाई कोर्ट के एडवोकेट्स, बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स ने मुझे तमाम सारी जगहों से संपर्क किया और उन्होंने कहा, साहब ये जो कास्ट रिजर्वेशन वगैरह के ऊपर है, ओबीसी के ऊपर है, एससी के ऊपर है, एसटी के ऊपर है, ये जो कास्ट रिजर्वेशन के ऊपर है, इसमें आपने बहुत क्लैरिटी, बट हम कई बार तो हम लोग कोर्ट्स में आर्गू करते समय भी इसमें बड़े कन्फ्यूजन रहते थे, लेकिन ये क्लियर हुआ और उसी का नतीजा है कि अब तमाम सारे प्रकरणों में तो लोग सर कहते हैं भैया कोर्ट में जाने से पहले जरा इनसे चर्चा कर लो। तो सर आपको क्या लगता है जो आपका जो वक्तव्य उस दिन था और अब जो हमारी ये चीज़ें इसमें सुधार होगा? या फिर आप ये मैंने देखा, अब तो मैंने देखा कि जब सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, पहले क्या होता था, देखो लोगों को कितने घपलत में थे। मैंने लोगों से कहा, भाई यहाँ के किसी आरक्षित वर्ग की बेटी शादी होकर के किसी यहाँ के सामान्य वर्ग की कोई बेटी शादी होकर के किसी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति के पास उत्तराखंड से बाहर शादी हो गई, तो उसकी जाति सामान्य ही रहेगी। उसमें एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि द मैरिज डज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ द कास्ट। पति एससी है तो पति एससी रहेगा, पत्नी सामान्य है तो सामान्य रहेगी। पत्नी एससी है और पति सामान्य है तो पत्नी एससी रहेगी, पति सामान्य ही रहेगा। और वो बेनिफिट सो भी इज द मिलते हैं। केस अबाउट ऑल कास्ट। हाँ। नहीं, बेनिफिट के मामले में यह है कि कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको पेरेंटेज के आधार पर बनेगा, ना कि शादी विवाह से। शादी विवाह के आधार पे। तो इट मीन्स मोटे मोटे तौर पर पिता के आधार पर बनेगा। कुछ केसेस में माँ के आधार पर भी कोर्ट अलाउ करता है। जैसे मान लीजिए अम, अ, एक बच्चे उनके पिता ने उनको त्याग दिया या जन्म के समय उनके पिता की मौत हो गई या अबंडन कर दिया, उन्होंने तलाक कर दिया, छोटे बच्चे छूट गए और उनकी पूरी रेजिंग माँ ने की है। कोर्ट ने कहा है कि मेरे बच्चों का अधिकार है कि माँ की जाति क्लेम करें। तो वो थोड़ा पैट्रियार्चल सोसाइटी के अलग हटके में बात कर रहा हूँ। तो लेकिन ये बहुत फाइन चीजें हैं। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हमारे लोगों को भी वो बेसिक्स नहीं मालूम होता लॉ के पॉइंट पर। तो जब से मैंने ये एक प्रकार से आपने जब से ये पॉइंट आउट किया है, जब से इसको स्टीयर किया, तब से जब लोग भी के इसको माइंड में तो ये बात आई अब वो हो गया। अब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी क्योंकि सेंसिटाइज। अब लोग भी थोड़ा-सा अवेयर हो रहे हैं कि हमारे हक मारे जा रहे हैं दूसरे स्टेट से आके जो लोग। तो सीधी-सी बात है, हम उत्तराखंड के हैं, अगर हमें ये चीज़ भी यहाँ पर ना मिले, तो फिर राज्य बनाने मैं तो सबको कहता हूँ, बिल्कुल, सभी राज्य अपने राज्यों के लोगों के हितों की बात अधिकारों को संरक्षण देता है, बिल्कुल। सभी दे रहा है, तो तो हम हम क्यों ना दें? हुँ, ये कोई कॉम्प्लेक्स की बात थोड़ा ना है। बिल्कुल। इसमें कोई छोटा महसूस करने की बात थोड़ा ना है। कौन सा राज्य क्यों नहीं दे रहा? और हमें भी देना चाहिए। सबको देना चाहिए। तो अभी कुछ पे इसमें तय है सर। हमारी हमारी जो भैया जो डाइवर्सिटी की भी लोग बात करते हैं, तो लोग फक्र महसूस करते हैं ना अपने राज्य की भाषा बोलने में, चीजों को करने में। तो लिहाजा उसे दिशा पर आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं तो लैंग्वेज बेस को भी हमारा मजबूत करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का भी पार्ट बनना चाहिए। आना चाहिए हमारे स्कूल्स अभी तो बाकायदा आपको ध्यान होगा एक डिबेट हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जैसा कि वो अपने बहुत सख्त मिजाज और मजबूत इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते हैं,
उन्होंने तो अभी तमिलनाडु में जाकर के कहा कि भाई तुम लोग जो हिंदी के नाम पर स्टालिन वगैरह को कहा, वहाँ के मुख्यमंत्री वगैरह को, हुँ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। जो तुम ये एंटी हिंदी सेंटिमेंट भड़काने का काम करते हो, उस पे राजनीतिक रोटियाँ सेकते हो, तो अंग्रेजी छोड़ो ना, तुम्हारी मातृभाषा। हाँ, अपना तेलुगु शुरू करें। नहीं, नहीं, तमिल है तुम्हारी। तमिल है ते उन्होंने चुनौती दे करके कहा कि हिम्मत जुटाओ कि तमिल में तुम इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की पढ़ाई कराओगे। सब कुछ। ठीक है? हमने तो स्थानीय भाषाओं में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का, उसमें कराने का उसका कदम उठाए। तो ये लैंग्वेज का बेस को भी हमें बहुत मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि सर आइडेंटिटी भी तो इसी बेस पे रहेगी हमारी। आइडेंटिटी इज वन। मैं आइडेंटिटी के भी बियॉन्ड जा रहा हूँ। हुँ। आइडेंटिटी के भी बियॉन्ड जा रहा हूँ। मैं उसके बियॉन्ड भी ये जा रहा हूँ कि उसके अलावा भी एक ब्रैकेट है, जिसे हम इंडिजिनस नॉलेज कहते हैं। एक ब्रैकेट है जिसे हम स्थानीय ज्ञान कहते हैं। एक ब्रैकेट है जिसको हम परंपरागत ज्ञान कहते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज। परंपरागत ज्ञान को नहीं, ट्रेडिशन तो एक फॉलो करने की चीज है। एक परंपरागत ज्ञान है, उस ज्ञान को उसकी मौलिकता को समझने के लिए स्थानीय भाषा का हुँ। जो हमेशा जिसमें जो पब्लिक डिस्कोर्स में जिस भाषा में उसकी चर्चा होती है, उसका ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप उसके मूल को समझ सकते हैं। तो लैंग्वेज इज अ वेरी पावरफुल टूल। तो सर आपकी सरकार इसमें कबूल और कुछ करेगी? गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी बहुत समृद्ध लैंग्वेजेज है। उसको भाषा के रूप में विकसित करने की जरूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग पंजाबी में अपने उसमें उसको करते हैं, मैं तारीफ करता हूँ उसकी। आप जो भी जो आपकी आंचलिक भाषाएं हैं, उसको उसको आप संरक्षण करने का काम करें। मैं लोगों से कहता हूँ, आप भोजपुरी का संरक्षण करिए, आप पंजाबी का संरक्षण करिए, आप तेलुगु का संरक्षण करिए, तमिल का संरक्षण करिए। तो सर उत्तराखंड की सरकार में आप एक हैं और आप प्रखरता से बात भी रखते हैं, तो हमारी सरकार भी इस तरफ कुछ नहीं, इस करेगी? दिशा में काफ़ी काम हो रहा है। बिल्कुल। जो ये स्कूल, ओबीसी कॉलेज वाला में जो मैथड है जो बहुत सारी जगह एजुकेशनल करिकुलम का पार्ट भी बहुत बड़ी स्तर पर नहीं तो किसी न किसी स्तर पर सरकार इसको बना रही है, बनाया। और बेसिक्स के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उस बेसिक्स से आगे जा कर के अब इसमें उच्च शिक्षा के स्तर पे भी काम करने की ज़रूरत है। इसमें शोध करने की ज़रूरत है। ल लिंग्विस्टिक के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है।